हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो देखो आज हम आपको बताएंगे कि आज से आपका जो अनसॉल्व पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम पहले शुरू कर रहे हैं आपका 2020 यानी कि अनसॉल्व पेपर 2020 और सेट नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से हम आपको जितने भी सेट हैं उनको हम 1 बाय 1 आपको कराते जाएंगे और एक सेट को हम 4 या 5 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कवर करा दिया करेंगे। क्योंकि वैसे तो देखो अगर हम वैसे कराते हैं, कहें कि हम इसको 1 या 2 वीडियो में पूरा करा दें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसको आपको देखने में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से कि हो सकता है कि आपके पास अभी आंसर पेपर ना हो, तो जिन स्टूडेंट के पास आंसर पेपर नहीं है वो किसी भी पब्लिकेशन का आंसर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि पेपर सब में सेम ही होता है ना। लेकिन हमने अपना बताया था कि आप चाहें तो HM का ले सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत अच्छा प्रिंट आता है, बट हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, क्योंकि पेपर सब में सेम ही होता है। ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करें आपका अनसॉल्व पेपर 2020। तो इसमें हम सेट पहला ही लेंगे और आपको बताएंगे कि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं कोविड-19 के कारण, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डिस्कस करना समय को वेस्टिंग है। ठीक है ना। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में इस समय हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर 1। तो क्लास 12th इंग्लिश। तो देखो हमने क्या किया है कि अब हो सकता है कि तुम्हारे पास आंसर पेपर है या नहीं, इस वजह से क्वेश्चन को लिखते तो बहुत समय वेस्ट होता। तो जो जो क्वेश्चन हमें समझाने हैं हमने वो यहाँ पर लिख लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं वो हम अनसॉल्व से आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम आज सेक्शन ए शुरू करेंगे। आपका ऊपर लिखा भी है हमने, देखो कि अनसॉल्व पेपर 2020 और सेट नंबर क्या है, पहला है आपका। सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको पार्ट 1 दे दिया है कि आपका जो पूरा आपका सेट है, हो सकता है कि आपका 5 पार्ट में 4 पार्ट में इस तरह से कंप्लीट होगा। तो आपको भी पता रहेगा कि हमारा कितना हो चुका है कितना नहीं हुआ है। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस करेंगे, है ना, इस पार्ट में, पहले पार्ट में। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है मैं इसमें से पढ़ता हूँ। तो एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि एग्जाम में आपको 2 पैसेज दिए होंगे ए और बी, जिसमें से आपको किसी एक पैसेज का क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है, और रेफरेंस लिखना है, और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है वो सिंपली क्या होता है कि मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बाकी क्वेश्चन मैंने इसको नहीं लिखा है, क्योंकि खाम लिखना समय वेस्टिंग है। तो क्योंकि हम इसमें आपको बता ही देंगे किस तरह से हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो निम्नलिखित 2 पैसेज दिए हुए हैं उनमें से किसी एक का आपको करना है। किसका करना है, किसी एक का करना है। तो इसमें जो आपका ए और बी जो दिए हुए हैं, तो बी जो है आपका वो उस चैप्टर का है जो चैप्टर आपका हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम ए को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने इसमें आपको लिखा शुरू में मोर ओवर, आई एम लॉन्गर, डिज़ायर, और ये लास्ट का वर्ड है लिटिल ब्रदर, है ना। तो मैं इसमें पूरा पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कैसे पहचानना है। क्योंकि सबसे खास बात क्या होती है कि जो आपको पैसेज दिया है उसको आपको पहचानना है। यदि आपने उसको पहचान लिया तो मान लीजिए कि आपका रेफरेंस जो आपका पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 2 ऐसे पॉइंट होते हैं कि यदि आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप उस पैसेज के बेस पर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जो पहला पॉइंट है रेफरेंस वो गलत हो गया तो फिर आपके ये भी आपके गलत मान लिए जाएंगे, इसलिए इसको सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो हम पढ़ते हैं इसको। मोर ओवर आई
no longer desire to kill you. Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. I fancy that St. Francis would have called you little brother. यानी कि इसमें बताया गया है कि इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, यानी मेरी तुम्हें मारने की ज़्यादा इच्छा नहीं थी। यानी कि ये जो चैप्टर आपका फेलो ट्रैवलर का है, क्योंकि इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं, जब मैं इसको बताऊंगा तो देखो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, यानी मेरी तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, अब मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ। आई हैव कम टू फील, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। सेल आई से, मैं कह सकता हूँ। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए मेरा कितना स्नेह है, कितना प्यार है। तो देखो ये किसकी बात चल रही है, ये लेखक कह रहा है, किससे कह रहा है, मॉस्किटो से कह रहा है, ठीक है। और उसने क्या कहा, आई फैंसी डैट, यानी मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ डैट कि सेंट फ्रेंसियस एक हमारे लेखक थे, वो क्या कहते थे कि वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, यानी वो मच्छर को क्या मानते थे अपना छोटा भाई मानते थे। क्या मानते थे, लिटिल ब्रदर, अपना छोटा भाई मानते थे। तो हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने पहचान लिया कि ये किसका है, ये फेलो ट्रैवलर का है, पहचान लिया। अब फेलो ट्रैवलर किसने लिखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फेलो ट्रैवलर जो लिखा है वो किसने लिखा है, एजी गार्डनर ने लिखा है। अब दोनों बातें आप जान चुके हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, जो होता है रेफरेंस होता है। क्या होता है, रेफरेंस। तो रेफरेंस लिखते हैं, उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें पहचानना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया किस तरह पहचान सकते हैं कि या तो हम कुछ शब्दों को उसमें इंडिकेट कर दें और या फिर उसमें हम उसका थोड़ा, हमको उसका अर्थ आना चाहिए। तो इस बेस से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा चैप्टर कौन सा है। और जब चैप्टर पता चल जाएगा तो फिर हम उसके राइटर को भी थिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम उसको, सबसे पहले रेफरेंस को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, रेफरेंस को। तो रेफरेंस में क्या होता है कि जो चैप्टर का नाम है और जो उसका राइटर का नाम है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमको लिखते कैसे हैं उसको देख लीजिए। तो कह सकते हैं इसको कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो लेसन के अगर आप बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उस लेसन को अलग पेन से लिखोगे। किससे लिखोगे, अलग पेन से लिखोगे उसको। तो अलग पेन से जैसे कि मान लो ब्लू और ब्लैक यूज करते एग्जाम में। तो ए फेलो ट्रैवलर, रिटेन बाई एजी गार्डनर, है ना। तो इस तरह से देखो रेफरेंस बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है कि जो आपको पैसेज दिया है, अब वो पैसेज दिया है तो आप उस पैसेज को 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ोगे। क्या करोगे, 2 या 3 बार आप उस पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ोगे, जिससे कि आपकी समझ में आ जाएगा कि इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। इतना तो आपने पहचान लिया कि ये फेलो ट्रैवलर का है हमारा और एजी गार्डनर इसके हैं। तो फेलो ट्रैवलर का है तो आपको चैप्टर की हमने जब आपको पढ़ाया था तो समरी बताई थी, तो आपके दिमाग में होगा कि फेलो ट्रैवलर में किसके बारे में बताया गया है। कि फेलो ट्रैवलर में लेखक ने अपने मच्छर के बारे में बताया कि हमारे उसके अंदर कौन कौन सी समानता है, उसे कौन कौन सी भिन्नताएं होती है ना। एक मच्छर ने क्या किया था जब वो व्यक्ति रेल में जा रहा था। तो आपके दिमाग में सब कुछ बातें होंगी, है ना। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कुछ क्या लिखने में, कॉन्टेक्स्ट लिखने में। तो कॉन्टेक्स्ट होगा तो कह सकते हैं कि इन दीज लाइन्स
द राइटर टेल्स अस अबाउट। अब देखो किसके बारे में, ये लाइन तो आपको अपनी तरफ से याद रखनी है, ठीक है ना, कि इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस, इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है, किसके बारे में बताता है, अबाउट द मॉस्किटो। मॉस्किटो के बारे में बताता है। तो अब मॉस्किटो के बारे में क्या बताता है, तो अब आप इस जो पैसेज दिया है उसमें से भी कुछ आप शब्दों को चुन सकते हैं। बस उसके बारे में बताता है कि डेट, है ना। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि जो सेट फ्रेसियस थे ना, वो क्या मानते थे, उसको अपना छोटा भाई मानते थे। बताया गया है कि सेट फ्रांसियस called the mosquito his little brother। अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, बिकॉज देयर आर ग्रेट कॉमन पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ए मैन एंड मॉस्किटोज। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो बताओ, मैंने कुछ कहीं से कुछ लिया, सिर्फ इसी में से लिया। दो चार बातें आपको याद रखनी है। अब आता है एक्सप्लेशन। तो एक्सप्लेशन में क्या लिखना है, द राइटर टेल्स। अब आपको समरी उसकी पता ही है चैप्टर की, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी कब, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा किस चैप्टर का है। तो उसकी समरी इतना तो दिमाग में होगा आपके में कि आप अगर लिखने बैठ जाओगे तो कम से कम 1 या 1.5 पेज तो भर ही दोगे उसमें। लेकिन आपको 1-1.5 पेज नहीं भरना है, मात्र आपको आधा पेज ही लिखना है। तो कुछ तो आप उस पैसेज में से ले सकते हो जो पैसेज दिया है, कुछ आप चैप्टर से संबंधित जो आपको याद है उसका, सपोज ना आपको उसको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पता है थोड़ा बहुत, है ना, या उसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पता है, तो सब उसी के बारे में है। सिर्फ शुरू की लाइनें होनी चाहिए उससे मैच खाती हुई, बाकी आप उस चैप्टर से संबंधित उसमें कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। किसके बारे में, मच्छर के बारे में है, फेलो ट्रेवलर के बारे में है, और उसको आप बहुत ही आसानी से बना के कर सकते हो। तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका रेफरेंस एंड कॉन्टेक्ट, किस तरह से आप लिख सकते हो, भले ही आपको याद ना हो फिर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है इसका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। यानी कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें। तो देखो इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं, 2 क्वेश्चन तो आपके आउट दिए हैं जो आपका ये सेट है इसमें, क्योंकि वो चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं उनको। एक आंसर दिया है जिसको हमने देखो लिख लिया है, और इसको आपको हम समझा भी देंगे, आपको याद करना है। तो वो क्या क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए। तो क्वेश्चन है इसमें आपका कि कास्ट इज फास्ट वेनिशिंग, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इट। यानी कि जो जाति हैं, जातियाँ जो हैं वो क्या होता है, वो हमेशा घटती जा रही हैं। यानी जातियाँ क्या है, ख़त्म होती जा रही, जातिवाद का मामला जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो इस पर एक नोट लिखिए, यानी इसको संक्षेप में आप बताइए कि कैसे घटती जा रही हैं। तो इसके लिए हमने देखो आंसर लिखा है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन भी लिखा है हमने कि कास्ट इज फास्ट वेनिशिंग, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ जातिवाद खत्म होता जा रहा है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इट, यानी संक्षेप में इसके बारे में लिखिए। तो देखो वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की कास्ट इज
फास्ट वेनिसिंग, कि जातिवाद जो है वो बहुत ख़त्म होता जा रहा है। बिकॉज क्योंकि इन बसेज, कि बसों में देखा होगा, एंड ट्रेन्स और रेलगाड़ियों में देखा होगा, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में बस और आपने रेल में देखा होगा, ब्राह्मण सीट्स यानी ब्राह्मण जो बैठ जाते हैं, शोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट, जो गरीब जाति के लोग होते हैं उनके कंधे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद थी कि ये ब्राह्मण है, ये जाटव है, ये लोधी है, इस तरह से बहुत सारी बातें होती थी। बट ऐसा अब कुछ नहीं है। एक ही सीट पर ब्राह्मण बैठा है, एक ही सीट पर छोटी कास्ट का बैठा है और बीच लोअर कास्ट का भी बैठा है, यानी BC SC और जनरल में कोई फर्क नहीं रह गया है। ऐसा कहाँ देखा जाता है कि बस और ट्रेन में देखा जाता है कोई कि इस सीट पर कोई लो कास्ट का बैठ गया तो अब ब्राह्मण बैठेगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, एंड टेम्पल्स, और जो मंदिर होते हैं, आर ओपन ऑल कास्ट, यानी मंदिर जो है वो सभी जातों के लिए खोल दिए जाते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, यानी बिना किसी भेदभाव के मंदिरों को खोल दिया जाता है। उसमें कोई भी जा सकता है, किसी भी जाति का जा सकता है, कोई किसी के लिए रोकबान नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जातिवाद क्या होता है, जल्दी से समाप्त होता जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे, उनके बीच में ब्लैंक होगा, उसके नीचे 4 सब वर्ड दिए होंगे, यानी 4 शब्द दिए होते हैं जिसमें से एक शब्द आपको उसमें चूज करके भरना होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या है कि ये चीज़ आपका कोर्स लेवल पर आता है, आउट ऑफ कोर्स नहीं आता है, इसलिए आपको जितने भी बुक में है इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको करा दिए हैं। फिर भी आपको कुछ कोई नई मिलते इसमें आएंगे जो नए, उनको हम यहाँ पर कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको भी। देखिए, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, बच्चे जो बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ, तो वो पुत्र और पुत्रियाँ थे, किसके थे, अनस्किल्ड बिना पढ़े लिखे लोगों के, रिफ्यूजी शरणार्थियों के, लेबर मजदूरों के, बास्केट टोकरी वालों के। तो वो किसके थे, वो रिफ्यूजीज, वो शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। आगे देखिए, बी पर है जस्टिस डिमांड इट एंड द कोर्ट ब्लैंक इट, यानी कि न्याय जो है वो क्या करता है, मांग करता है, इट एंड द कोर्ट, और क्या करता है, कोर्ट उसको प्रदान करता है। तो प्रदान करने का जो भी होता है अवार्ड्स होता है, क्या होता है, अवार्ड्स होता है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। आगे देखिए, मैनी पीपुल, बहुत सारे लोग, डेट दे हैव बीन ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, जो बहुत ज़्यादा कार्य करने से क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, उनको शिकायत करनी चाहिए। ये आपका वैसे सिलेबस में हट गया लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। फॉर सम ब्लैंक आ गया, बी नेग्लेक्टेड अवर वुमेन फॉक, यानी कि महिलाओं को किससे, शताब्दियों से, महिलाओं का जो त्याग दिया गया था महिलाओं के लिए, वो कब से, सालों से, सप्ताहों से, डिकॉर्ड्स या फिर सेंचुरीज, तो वो सेंचुरियों से नेग्लेक्ट कर दिया गया था उनको, यानी कि उनके कार्यों के लिए। तो कब से, शताब्दियों से, सेंचुरीज। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम से हटा दिया गया है, यानी कि आपकी एक बुक आती थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको पूरी तरह से कोविड-19 का हटा दिया गया, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को क्रॉस लगा दिया। आगे देखो, 5वां क्वेश्चन आता है आंसर एंड 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट स्टोरी बुक से आता है, किससे आता है, आपका शॉर्ट स्टोरी बुक है उससे आता है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ आंसर ही आपका लिखा है। तो क्वेश्चन है इसमें आपका, द गोल्ड वॉच सीम टू वर्न शंकुज पॉकेट, हाउ वुड यू रिएक्ट टू इट, यानी कि द गोल्ड वॉच, जो सोने की घड़ी थी, वो सीम प्रतीत होती, वर्न जलती हुई, शंकुज पॉकेट, यानी शंकु की जेब में जो घड़ी थी वो जलती हुई प्रतीत हो रही थी। इस बारे में उसका क्या विचार था। तो देखो क्वेश्चन में से लिया, द गोल्ड वॉच सीम टू वर्न शंकुज पॉकेट, जो घड़ी थी वो जलती हुई शंकु की जेब में प्रतीत हो रही थी, बिकॉज, क्योंकि, शंकु वाज एफ्रेड, क्योंकि शंकु भयभीत था, ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के उससे,
किस बात से भयभीत था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उसको डर लग रहा था। वो जेब में उसके पॉकेट में रखी थी घड़ी, उसे डर था कहीं पकड़ा ना जाऊं। एंड डिसमिस्ड हिज जॉब, और किससे, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, डर था उसको। सो इसीलिए ही पुट द वॉच बैक इन इट्स प्लेस, इसीलिए उसने क्या किया कि उस घड़ी को वापस कहाँ रख दिया, उस घड़ी को वापस वहीं रख दिया, उसी मेज पर रख दिया था। अगला ये क्वेश्चन है द एस्ट्रोलॉजर। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज, यानी कि ज्योतिषी ने अपना जो गांव था वो क्यों छोड़ दिया था, ज्योतिषी था। तो ये आपका ये दूसरा चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर डे। कौन सा है, एन एस्ट्रोलॉजर डे। यानी कि हमने इसमें भी देखो आपको 8 क्वेश्चन लिखवाए थे और ये क्वेश्चन उसी में से लिया है, जो हमने 8 क्वेश्चन आपको लिखवाए थे उसी में से लिया है। फिर भी हमने आपको इसको बताएंगे आपको कि उसने अपना गांव क्यों छोड़ दिया था। तो पहले आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं कि उसने क्या किया था, उसने गांव में एक व्यक्ति के चाकू मार के उसको कुएं में फेंक दिया था, मरा समझ के, है ना। अब उसे डर लगा कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, और उसने इसलिए वो क्या हुआ था, इसलिए उसने वहाँ से अपना गांव छोड़ दिया था पुलिस के डर से। तो देखो हमने आंसर क्या लिखा है, देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, यानी क्वेश्चन में से लिया है, एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, अपने गांव को छोड़ दिया, ड्यू टू फियर ऑफ पुलिस, पुलिस के भय के कारण, पुलिस के डर के कारण उसने अपना गांव छोड़ दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही किल्ड ए मैन इन द विलेज, क्योंकि गांव में उसने एक आदमी को मार दिया था। एंड थ्रो हिम इनटू द वेल, और क्या किया था, और उसको एक कुएं में फेंक दिया था। तो ये था उसका आंसर। और जो तीसरा है आपका, वो आपका चौथे चैप्टर का है, और चौथा चैप्टर जो है वो कोविड, यानी कि कोरोना के कारण क्या हुआ है, वो हटा दिया गया है। किसके कारण, यानी कि कोरोना के कारण उसको हटा दिया गया है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, हु वाज पुट बिहाइंड वार्स एंड वाई इन द स्टोरी ए स्पेशल एक्सपीरियंस, यानी कहानी जो थी ए स्पेशल एक्सपीरियंस, जिसमें बताया गया था, बहुत अच्छी कहानी थी लेकिन उसको हटा दिया है, जिसमें कि कुछ लोग जो विद्रोहकारी होते हैं, यानी कि देश के लिए जो क्रांतिकारी होते हैं, वो उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। तो ऐसा उसमें जो आपका ज्ञान बाबू है, ज्ञान बाबू की पत्नी थी, उन्होंने उसको उसकी सेवा कर दी थी, उसको शरबत पर पिला दिया था। तो इस तरह से उनको ये हुआ था कि तुमने इनकी सहायता क्यों की थी। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बट कोविड-19 का हटा दिया गया है, इसलिए उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि जो अनसॉल्व पेपर आपका 2020 जो सेक्शन 1 लिया था हमने, और इसके हमने आपके क्वेश्चन 1 से लेके 5 का डिस्कस कर दिया है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा इसको। और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन थोड़ा इसमें आउट होगा उसको यहाँ हम लिख के बताएंगे अच्छी तरह से, ताकि समझ में आपके आ सके, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा आउट था तो हमने आपको लिख के बताया इसको। इसमें देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आउट था, ये बताया है, ये आपका हम करा चुके हैं उसमें। इसके बाद ये हमने सारे आपको समझाई दिए, और एक्सप्लेनेशन रेफरेंस किस तरह लिखता है ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ को हार्ड आएगी उसको हम यहाँ लिख के बताएंगे, बाकी हम आंसर पेपर के माध्यम से आपको बताएंगे। और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप एक आंसर पेपर खरीद लें, जिससे कि आप जब उसको वीडियोज़ को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसको अच्छी तरह समझोगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम बता सकते हैं कि सर हमने इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आया, तो उसको हम और ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।